स्वास्थ्यकर्मी हुए घायल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर अंबाला से, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अटल कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की उपस्थिति में अटल कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन किया गया। अंबाला छावनी सिविल अस्पताल परिसर में स्थापित अटल कैंसर केयर सेंटर अंबाला ही नहीं बल्कि कई राज्यों के मरीजों को अपनी सेवाएं देगा। पहले जहां लोगों को कैंसर के इलाज के लिए पीजीआई, चंडीगढ़ या फिर दूसरे राज्य शहरों में जाना पड़ता था, अब उनको कैंसर का इलाज अंबाला में ही मिलेगा। मित्रों, अभी हमारे खट्टर जी ने और अनिल विज जी ने आपको डिटेल में बताया कि ये जो कैंसर टर्शरी केयर सेंटर है, ये लगभग 72 करोड़ की लागत से बना है। ये 72 करोड़ तो स्पेसिफाइड है, लेकिन इससे ज्यादा इसमें लागत लगी है और यह आज आपको समर्पित हुआ है। यह भी बताया गया कि इसमें मॉड्यूलर ओटीज होंगे, ऑपरेशन थिएटर होगा। ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये लैस है और जो यहां पर जो मशीनें लगाई गई हैं वह लगभग ये कहा जा सकता है कि पीजीआई चंडीगढ़ के बाद उत्तर भारत में यह मशीन मोस्ट मॉडर्न मशीन यहां लगाई गई है, यह हम आपको बता सकते हैं। अंबाला कैंट में अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन हुआ। अटल कैंसर केयर सेंटर का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम मनोहर लाल ने शुभारंभ किया। अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में स्थापित किए गए अटल कैंसर केयर केंद्र से हरियाणा ही नहीं पड़ोसी राज्य जैसे पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के कैंसर रोगियों को भी सुलभ, सस्ती और व्यापक उपचार मिलने में सहायता मिलेगी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर पीड़ितों को 2500 पेंशन प्रति महीने दी जाएगी। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने स्टैंड अप पॉलिसी लाई, लेकिन कुछ लोग सीट डाउन पॉलिसी लेकर आए हैं। मुफ्त की पॉलिसी कभी सुखद नहीं होती। और क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, आए आपको। मैंने अभी डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर्स ने कहा कि 2 मशीनें ये हमारी और एक साथ में भवन है उसके अंदर लगे तो अच्छा होगा। वो 2 मशीनें हैं, एक है पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी यानी पीईटी पैट जिसको बोलते हैं, और दूसरा है सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी अर्थात स्पेक्ट जिसको बोलते हैं। दोनों ये मशीनें हमने मंजूर कर दी हैं। इसके ऊपर 34 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और ये इस अस्पताल में आधुनिकतम मशीनें ये लगने वाली हैं। इस प्रकार की कुछ मशीनें तो ऐसी हैं जो पीजीआई रोहतक में भी हम नहीं लगा पाए कि इस हॉस्पिटल के साथ जैसे हर रोगी के साथ कोई ना कोई उसका सहायक आता है, अटेंडेंट आता है। अटेंडेंट के रहने की जगह अभी यहां नहीं बनी है। मैंने विज साहब को कहा कि तुरंत आप जमीन का प्रबंध करिए, 100 लोगों का एक अटेंडेंट का जो हॉस्टल है वो भी एक यहां बनाएंगे ताकि अटेंडेंस आए वो रुक सके। आज उनको धर्मशालाओं में इधर उधर भागना आना पड़ता है, तो इसलिए उसको भी हम ये सुविधा देना चाहते हैं। हमारे यहाँ कैंसर का जो रोगी होता है, इलाज के लिए तो हमने सब कर दिया, लेकिन एक सीमा से आगे जब वो बीमारी कैंसर की बढ़ती है तो वो काम करने में भी सक्षम नहीं रहता है। तो मैंने विचार किया है कि जैसे हम ओल्ड एज पेंशन देते हैं, ऐसे जो स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो कैंसर पेशेंट होंगे उनको भी हम 2500 रुपया महीना उसी प्रकार की पेंशन देंगे। हरियाणा से दिल्ली जाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कुरुक्षेत्र के पीपली में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सांसद नायब सैनी ने कहा कि जेपी नड्डा ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। वहीं उनके आगमन से कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार हुआ। सर
अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आज हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी सौगात वो हरियाणा के लोगों को देने के लिए यहाँ पर आए थे। आज अंबाला के अंदर आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, उनके कर कमलों द्वारा आज अंबाला के अंदर कैंसर केयर सेंटर का आज उद्घाटन किया गया। उनके कर कमलों द्वारा और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय अनिल विज जी, उनके द्वारा आज इस कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया, जो हरियाणा प्रदेश के लोगों को तो उसका लाभ मिलेगा ही। हरियाणा में पंचायत चुनाव को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की अनुमति मिलने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सरकार जुलाई तक राज्य में चुनाव करवा सकती है। इसी कड़ी में राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह सोमवार को जींद पहुंचे और पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को समाप्त हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, सियासी गलियारों में सियासत तेज। चुनाव आयोग और प्रशासन ने कसी कमर, सरकार के आदेश का इंतजार। जिस दिन से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर हरी झंडी दी है, उसी दिन से हर रोज प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। कोर्ट की मंजूरी के बाद अब सरकार भी जल्द चुनाव कराने के मूड में है। जो हमारी पंचायतें हैं, बड़ी खुशी की बात है कि माननीय हाई कोर्ट ने पिछले दिनों निर्णय दिया और जो हमने अमेंडमेंट 2020 में करी थी उसको स्टे ना करते हुए परमिशन दी है। अब क्योंकि कई जगह ड्रॉ ऑफ लॉट्स पेंडिंग थे, जैसे ही वो आ जाते हैं, जैसे म्युनिसिपल कमेटी काउंसिल्स के चुनाव के लिए सरकार ने सिफारिश कर रखी, पंचायत चुनाव की सिफारिश को भी हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि अगले महीनों के अंदर प्रदेश में म्युनिसिपल कमेटी, काउंसिल और जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायतों के चुनाव प्रॉपरली हम कंडक्ट करवा पाए। पंचायत की हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी। हमारी सरकार उसके तैयार है और बहुत जल्दी अगले 1-2 महीनों के अंदर हम चुनाव में जा रहे हैं। ये नहीं लगता सर 1 साल लेट हुए कुछ पंचायतों में विकास कार्य? कोविड का समय था, आप सब जानते हैं, और पंचायत लेट हुई। बिल्कुल थोड़े से डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन अभी भी कोई कसर बाकी नहीं रहने दी जाएगी। इस बार निकाय चुनाव की टक्कर बेहद दिलचस्प होगी, क्योंकि इस बार बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस के अलावा मैदान में आम आदमी पार्टी भी होगी, जो अभी पंजाब में फतेह हासिल करने के बाद पूरे जोश में है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का दावा है कि प्रदेश में आपका कोई जनाधार नहीं है। दूसरी पार्टियों ने भी पार्टी सिंबल पर नहीं हुए, तो ये इस पर तो पार्टी सिंबल पर होगा नहीं। नगर निगम के जो चुनाव हैं वो पार्टी सिंबल पर लड़ेंगे, और जहाँ तक नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव है उसके बारे में अभी मंथन नहीं हुआ है। हमारे जो शीर्ष हमारे जो नेता हैं, प्रभारी जी हैं और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, उनके साथ परामर्श करके और उसके बारे में फिर आपको बताएंगे कि उसमें नगर पालिका, नगर परिषद का क्या होता है। उधर चुनाव आयोग ने भी पूरी तरह कमर कस ली है। जींद में चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान डीसी डॉक्टर मनोज कुमार, नरवाना के एसडीएम संजय बिश्नोई और एसपी नरेंद्र बिजनानिया मौजूद रहे। बैठक के बाद चुनाव आयुक्त ने बताया कि वोटर लिस्ट अपडेट करने में 45 से 60 दिन लगते हैं। उसके बाद एक चरण के चुनाव के लिए 25 से 26 दिन का समय लगता है।
ऐसे में पंचायत की पूरी चुनाव प्रक्रिया में 3 माह का समय लगेगा। नहीं, अब जो पंचायती चुनाव के लिए तो कोर्ट से भी क्लियरेंस हो गई, वो सिर्फ राज्य सरकार से एक होता है कि वो सभी जहाँ पे भी रिजर्वेशन होनी है पोस्टों की वो कर दी है, वार्डबंदी पूरी हो चुकी है, तो एक मैंडेटरी कंसल्टेशन उसको बोलते हैं, एक्ट में प्रावधान है, वो चिट्ठी आ जाएगी तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। हमारी तैयारी पूरी है। प्रदेश में 6,226 सरपंचों और 62,040 पंचों का चुनाव होना है। पंचों का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, जबकि सरपंचों का चुनाव ईवीएम से करवाया जाएगा। सूबे में पंचायत समिति की सीटों की संख्या 3,086 है, जबकि जिला परिषद की सीटों की संख्या 411 है। सभी जिलों में कुल 143 ब्लॉक हैं। छोटे जिलों में 4 और बड़े जिलों में करीब 9 ब्लॉक हैं। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट अपडेट का काम पूरा हो चुका है। शहरी और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। विधानसभा के डिजिटलाइजेशन की रफ्तार तेज करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और हाउस में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। आपको बता दें कि विधानसभा में 1.5 फुट की ऊंचाई पर टैब लगेंगे। इसके साथ ही 24 इंची के फ्लैक्सिबल माइक होंगे, जिनका कार्य 15 जून तक पूरा हो जाएगा। तो हाईटेक होगी विधानसभा। डिजिटलाइजेशन की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने इसको लेकर बैठक बुलाई। 15 जून तक पूरा होगा डिजिटलाइजेशन का कार्य। हाईटेक होगी विधानसभा। और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता लगातार इसको लेकर प्रयासरत नजर आ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर वो पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया। तो जल्द ही विधानसभा हाईटेक होगी। आपको बता दें कि डिजिटलाइजेशन का कार्य जो है वो रफ्तार से चल रहा है। विकास कार्यों को लेकर लगातार जायजा ले रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। झज्जर में कांग्रेस के पार्टी संगठनात्मक चुनाव को लेकर मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता विधायक गीता भुक्कल ने की और बैठक के बाद वो पत्रकारों से रूबरू हुई। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई नाराजगी या गुटबाजी नहीं है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार टैबलेट बांटकर शिक्षा को बढ़ावा देने का झूठा प्रचार कर रही है, वहीं कांग्रेस के डीआरओ मनोज कुमार ने कहा कि कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव शीघ्र होने जा रहे हैं। इसके लिए कार्यकर्ताओं के मन को टटोला जा रहा है। स्मार्टफोन और टैब देने का काम करेंगे, जो कि सरकार अपने वायदे से मुकरी और उन्होंने वो टैब नहीं दिए। हमने कहा था कि आप ई कंटेंट देने का काम करें, उन्होंने ई कंटेंट नहीं दिया। ना बच्चों को उस दौरान किताबें मिली, ना ही टैब मिले, ना ही स्मार्टफोन मिले, ना ही कोई ई कंटेंट मिला। हमारे समय में जो एजुसेट सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, डीटीएच के माध्यम से केवल बच्चों को वो शिक्षा देने का काम किया। आज के समय में जो हमारे सरकारी स्कूल हैं विशेष तौर से, उसमें बीपीएल का, गरीब का, दलित का बच्चा पढ़ता है। सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय करने का काम किया। और अब भी जो सरकार ने मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर टैब बांटने का काम किया है, वो केवल 11वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को देने का काम किया है। आपका वायदा तो था 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और पहली से सभी बच्चों को टैब आप देंगे। कांग्रेस के संगठन चुनाव चल रहे हैं, उसको संचालन करने के लिए मेरे को यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया है। आज ये मेरी पहली मीटिंग थी, सब लोगों से परिचय मिला, मैंने अपना परिचय दिया, परिचय आपस में हम लोगों ने दिया है। इसके बाद और हम लोग संगठनात्मक स्तर पर बैठेंगे और संगठन का जो भी हमारी प्रक्रिया है, बूथ लेवल पे कमेटी बनाना, ब्लॉक लेवल पे कमेटी बनाना, जिला लेवल पे कमेटी बनाना, वो सारी प्रक्रिया हम मिलजुल के आपस में बैठ के सहमति के साथ। तो वहीं भिवानी में महाराणा प्रताप जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला और द ग्रेट खली मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश और प्रदेश में भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। ओपी चौटाला ने कहा कि वो जेबीटी अध्यापकों को नौकरी देने पर जेल में गए थे। चौटाला ने कहा कि सरकार बनी तो हर बच्चे को मुफ्त पढ़ाई मिलेगी,
किसी बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाएगी, चाहे वो किसी भी जाति या फिर किसी धर्म का हो। भवानी माता मैं आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहूंगा, सभी समझदार हैं, अपने आप 1 मिनट में उतर जाएंगे। वहीं भिवानी में आप नेता अशोक तंवर ने सरकार पर तंज कसा। भ्रष्टाचार पर बोलते हुए अशोक तंवर ने कहा कि ये सरकार खुद ही प्रचार करती है और भ्रष्टाचार करने वालों को बचाती है। पिछले 7 साल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनमें से एक भी दोषी अभी तक जेल में नहीं गया है, वो सब इनके सहयोगी बन गए हैं। भ्रष्टाचार हरियाणा जिले के हर जिले में हो रहा है, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम भी चाहते हैं कि हर घोटाला सामने आए और उस पर कार्रवाई की जाए। 5 वार्डों को और अल्टरनेट फिर हम उसको उसी तरीके से करें। जो गाँव के लोग हैं वो भी समर्थन भी बुलाइए, आपको तो देखो समर्थन। आपसे निवेदन है कि जो साथी सिंगला जी, सुदर्शन जिंदल जी और किसका नाम रह गया है, सरोज जांगड़ा जी, कालू नंबरदार, और कोई साथी रह गया हो। जैसलमेर हाईवे पर हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर बने टोल टैक्स पर बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ करते हुए लूटपाट की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाने के साथ ही टोल पर काम करने वाले आधा दर्जन कर्मचारियों को घायल भी कर दिया, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल को रेवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें बदमाश गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। शाम को 5-6 बजे गाड़ी आई थी, हम सिक्योरिटी में थे, 10 नंबर पर आईडी चेक कर रहे थे। तो वहाँ पे विकास सैदपुर, एक बलजीत मोहनपुर, ये दोनों गाड़ी से उतरे और 3-4 गाड़ी में और बैठे थे। संजय सैदपुर, एक हिटलर सैदपुर और एक सुनील सेठी बेगपुर। संजय सैदपुर ने उतर के बोल 2 लाख रुपये देने पड़ेंगे तभी टोल चलेगा, नहीं तो टोल नहीं चलेगा। उसके बाद शाम को आए 10 बजे करीब, आते उन्होंने फायरिंग की है टोल पे। मैं वहाँ स्टाफ रूम में था, वहाँ से भगा, मेरे गैल भगे था, फायरिंग की तो इस पैर में लगा है फायरिंग, छरा लगा क्या लगा पता नहीं, और सिर में तलवारों से और राड़ से और लाठियों से वार किया है। चले अब खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर बादली सरपंच के घर पर मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। सरपंच अमित कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 3 नाबालिग हैं। पुलिस ने 3 नाबालिगों को झज्जर कोर्ट में पेश किया है, जबकि चौथे आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। दो 586 आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट के अंतर्गत, इसमें मुद्दई अमित सरपंच बादली ने मुकदमा दर्ज करवाया। उसके कथन अंकित किए गए और ये जानकारी मिली कि इसमें कुल मिला के 3 आरोपी थे जो इसके घर के बाहर आए। CCTV कैमरा में ये देखने को मिला कि 3 जो युवक थे मोटरसाइकिल पे, एक युवक तो पीछे रह गया और 2 युवक इसके पास घर के बाहर आते हैं और दरवाजे पे लाते मारते हैं, गालियां देते हैं और कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। साथ में एक डोगा निकाल के हवा फायरिंग की गई और इसके बाद कहा गया कि हम अजीत मोटा के आदमी हैं। इसके बाद ये फरार हो गए। फरार होने के बाद CIA 1 बहादुरगढ़ की टीम और लोकल थाना पुलिस की टीम ने जॉइंट एक्सरसाइज की और रातों रात में आरोपी को पकड़ा। इसमें इस समय हाल फिलहाल में हमारे पास 4 आरोपी हैं, इसमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं, जिस कारण उनकी आइडेंटिटी हम रिवील नहीं कर सकते। एक आरोपी इसमें एडल्ट है, जिसका नाम है करण सिंह पुत्र कैलाशवासी बादल।
चलिए अब खबर पलवल से है, जहां पर अपराध जांच शाखा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पलवल में पीएनबी बैंक के 25 लाख रुपए से भरे एटीएम चुरा ले जाने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि इससे पहले वो इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। उसने और हमारे सीआईए और लोकल थाना जो कैंप की पुलिस है, सभी ने प्रयास करते हुए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से इस मुकदमे में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी मोहम्मद वसीम पुत्र अब्दुल हमीद निवासी गांव उमरा थाना नगीना जिला नूह को गिरफ्तार किया है और आज उसको अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। अभी तक की पूछताछ में उसने अपने अन्य साथियों का भी नाम बताया है। दिल्ली के मंडौली जेल में बंद गैंगस्टर अजीत मोटा ने बादली के पूर्व सरपंच अमित छानपाड़िया के घर पर गोली चलवाने और रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। घर के बाहर गोली चलाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे और पूर्व सरपंच के घर के बाहर हथियार निकालकर गोली चला दी। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जेल में बंद गैंगस्टर अजीत मोटा के कहने पर पूर्व सरपंच के घर के बाहर फायरिंग की गई थी। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जेल में बंद अपराधी जेल के अंदर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और बाहर बैठे आम लोगों से रंगदारी मांग रहे हैं। ये घटना जेल में किए गए सिक्योरिटी बंदोबस्त की पोल खोल रहे हैं। वहीं झज्जर के एएसपी का कहना है कि आरोपियों को आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड पर लेकर वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार, मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद करने का प्रयास करेगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते